जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए उसी शाम अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। तो वहां उन्होंने पार्टी के कुछ सीनियर लीडर के साथ बातचीत में कहा था कि अब बंगाल खत्म, पंजाब शुरू। वैसे तो अगले साल यानी साल 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और मणिपुर। किसी को भी लगेगा कि अमित शाह ये कहते कि बंगाल के बाद सबसे बड़ा चुनाव तो यूपी है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने यूपी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा पंजाब ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल और पंजाब में कुछ कुछ समानताएं भी हैं, बीजेपी के लिए खास तौर से। कुछ बरस पहले तक जैसे बंगाल बीजेपी के लिए अनरीचेबल था, कुछ वही हालत अब तक पंजाब का भी है। दोनों बॉर्डर स्टेट हैं। बीजेपी ने इन्हें हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ा है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में ही बेहतरी के बाद बीजेपी को लगा था कि अब वहां उनका कमल खिल सकता है, यानी अच्छे दिन आ सकते हैं। और वैसे ही यहां भी यानी पंजाब में भी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पार्टी हाईकमान को ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी उनका सपना सच हो सकता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल पंजाब के रण में कहां खड़े हैं, राजधानी में आज करेंगे इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। शुरुआत हम आज 3 अलग अलग किस्म की खबरों से कर रहे हैं, जिनका सिरा सीधे सीधे पंजाब से जुड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज पंजाब में जो नतीजे आए हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के कैंप में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी बात वो है कि राहुल गांधी ने पंजाब के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की है। उस बैठक में क्या संदेश दिया है उस पर भी आएंगे। और तीसरी खबर, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आमतौर पर माना जा रहा था कि पंजाब में इस बार बीजेपी हिंदू वोटरों के आसपास अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ तो निकले वो जट सिख यानी केवल सिंह ढिल्लो। तो आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है? इन तीनों के सहारे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का प्लान पंजाब है क्या। पंजाब में जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं उन्हें एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों बाद यानी अगले साल की शुरुआत में यहां विधानसभा चुनाव होने। तो माना जा रहा है कि आखिर पंजाब की जनता का मूड क्या है उससे नगर निगम के चुनाव से पता चल जाता है। पर यह भी कहा जाता है कि इस तरह के जो चुनाव होते हैं वो आमतौर पर सरकार के फेवर वाले होते हैं, यानी जिसकी सरकार उसके लिए अच्छे नतीजे। वो एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 8 नगर निगम के 102 नगर निकायों के लिए पंजाब में चुनाव हुए। ये 8 नगर निगम हैं मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट। इसके अलावा 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए भी चुनाव हुआ। ये वोट बैलेट पेपर से हुआ था। 64% वोट पड़े थे। ये सब बातें तो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन फिर भी दोहराना जरूरी है। हालांकि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने मान सरकार पर यानी भगवंत मान की सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, और इसी तरीके के आरोप बीजेपी के कैंप से भी लगे, क्योंकि आमतौर पर जिसकी सरकार होती है ये माना जाता है कि वो अपने हिसाब से चुनाव को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है। अब बात करते हैं कि आखिर नतीजे क्या रहे, और इन नतीजों को डिकोड करेंगे कि आखिर इसका कनेक्शन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी कुछ जुड़ता है क्या। अब जैसे देख लीजिए, मुक्तसर जिले में है गिंदरबाड़ा। ये पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का गढ़ माना जाता है, पर यहाँ की 19 नगर परिषद की सीटों में से 17 पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई। यानी कि पंजाब में जो कांग्रेस के चीफ हैं वो अपने घर में ही उनकी पार्टी की बैंड बज गई। चरणजीत सिंह चन्नी, कुछ महीनों के लिए आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहां पर कांग्रेस ने एक तरीके से दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी। वो चला तो नहीं,
लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि उनका इलाका है चमकौर साहिब, उसकी 13 सीटों में से 11 पर कांग्रेस की जीत हो गई, तो चन्नी साहब के लिए खुशखबरी है। बीजेपी के लिए इन चुनाव में कोई गुड न्यूज नहीं है। 1100 उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई है। कुल मिलाकर संदेश ये है इन लोकल बॉडी इलेक्शन का पंजाब का कि आम आदमी पार्टी का जलवा रहा और कांग्रेस बहुत मुश्किल से दूसरे नंबर पर पहुंची है। बीजेपी का तो इस पूरे गुणागणित में यानी नतीजों में कहीं कोई फुटप्रिंट ही नहीं है। कुछ यही हालत शिरोमणि अकाली दल का भी है। अब आते हैं दूसरी खबर पर जो हो चुका है, यानी कि केवल सिंह ढिल्लो वाला। कांग्रेसी रहे, उसी में प्रशिक्षित दीक्षित रहे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते थे। अब जब वो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं तो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भैया अब वो मेरे नहीं हैं। अब ये हो रहा था कि क्या जट सिख होगा या फिर हिंदू होगा, तो जट सिख हो गए हैं। बीजेपी की रणनीति कुछ दूसरी किस्म की है यहाँ पर, क्योंकि अगर देखें बीते जब से पंजाब की राजनीति हुई है वहाँ पर भले ही 25% है जट सिख, लेकिन पूरी राजनीति पंजाब की जो है वो जट सिख के आसपास ही सिमट कर रह गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमित शाह की। जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में कैंप कर करके बीजेपी की जीत सुनिश्चित की, अब कुछ उसी तरीके का रोड मैप उन्होंने पंजाब के लिए ही बनाया है। अब से कुछ समय पहले वो मोगा गए थे और मोगा में जो उन्होंने कहा था पहले वो सुन लेते हैं। और ये बात तब उन्होंने कही थी जब बंगाल में चुनाव चल रहा था और उसी समय वो पंजाब के मोगा पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ जो इशारा किया था वो एक तरीके से उनके मिशन पंजाब को डिकोड करता है। क्या कहा था अमित शाह ने, जरा सुन लीजिए। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, आसाम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है, पंजाब की बारी। बीते हुए लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन बीजेपी पहली बार वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी, इतनी हिम्मत जुटाई, क्योंकि अभी तक वो शिरोमणि अकाली दल के एक तरीके से जूनियर पार्टनर के तौर पर रहती थी और दोनों का एक परफेक्ट कम्बो बनता था। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 19% के वोट मिले। 23 सीटों पर पार्टी यानी विधानसभा की 23 सीटों पर पार्टी को बढ़त मिली। मतलब उस हिसाब से देखें कुछ ऐसा ही गुणागणित बीजेपी ने बंगाल के लिए भी किया था जब उसे लोकसभा चुनाव 2019 में 18 लोकसभा की सीटें मिली थी। तब बीजेपी को लगा था कि अब वो जमीन तैयार हो गई है बंगाल की, जहां से बीजेपी का कमल खिल सकता है। यहां भी बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम यहां बेहतर कर सकते हैं। बीजेपी की कोशिश कुल मिलाकर ये है, जो पार्टी के एक बड़े नेता ने हमें बताया, वो यूं है कि अगर मान लीजिए कि वहां पंजाब को अगर देखें उसकी सत्ता को, तो एक पूरी रोटी है। बीजेपी की कोशिश है कि इस रोटी को कई टुकड़ों में बांट देने की। कुछ टुकड़े तो पहले से हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, कांग्रेस पार्टी है। फिर वो चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दें कि सबकी हैसियत कम हो जाए, उसमें बीजेपी की भी एक हैसियत हो और एक दो टुकड़े उसके साथ और जुड़ जाएं, तो पंजाब में बीजेपी चमत्कार कर सकती है। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 6 हो गई। ये चमत्कार तब हुआ जब राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का एक बड़ा गुट किधर चला आया, बीजेपी की तरफ। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि दूसरी पार्टियों से कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो पार्टी में शामिल कराया जाए। जैसे इसीलिए तो रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, राजस्थान से उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया, क्योंकि वो एक जट सिख हैं और पार्टी के चेहरे हैं। यही कोशिश बीजेपी की है
कि दूसरी पार्टियों से कुछ बड़े चेहरों को लेकर ताकत बढ़ाई जाए। यही खेल बीजेपी ने असम में किया जब हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की तरफ आ गए कांग्रेस छोड़कर। यही शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी आते हैं तो बीजेपी की ताकत बढ़ती है। यही वाला एक तरीके से रोड मैप अभी पंजाब को लेकर बीजेपी का भी उसे लग रहा है, और ये कहा भी जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और जो केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच एजेंसियां हैं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनका जब दबाव बढ़ेगा उसके बाद हो सकता है कि उन पार्टियों से टूटकर नेता बीजेपी में आए और फिर बीजेपी की ताकत बढ़े। जैसा मैं कह रहा था कि पहली बार बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी, इससे पहले वो हमेशा गठबंधन में रहा करती थी। तो पहली बार बीजेपी को पता चला कि भाई उसका अपना एक वोट शेयर है और इसी के दम पर वो आगे बढ़ना चाहती है। अब यहाँ पर कांग्रेस उसके लिए क्या था, पिछले लोकसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी विनर बनकर उभरी थी। उसके पास 26% का वोट शेयर था और 7 सीटें भी मिली थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव का कनेक्शन विधानसभा चुनाव से नहीं होता है। वहीं आम आदमी पार्टी को देखिए तो पिछली बार राज्य सरकार में होते हुए भी 3 सीटें ही जीत पाई, वोट शेयर भी उसका 26% ही आया। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है, वो है सामाजिक समीकरण का हिसाब किताब बिठाने की। बंगाल में कहा जाता है कि वहाँ जाति के आधार पर कोई वोटों का बंटवारा नहीं होता, लेकिन बीजेपी ने वहाँ खेल किया। वहाँ मतुआ समुदाय, नाम शूद्र, वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम चीज़ों का उसने सामाजिक समीकरण बैठाया। वही कोशिश पंजाब को लेकर भी है। पंजाब के बारे में एक पुराने नेता ने हमें कहा कि पंजाब में जाति नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ संगत में पंगत बैठता है, यानी सब साथ में होते हैं, सब साथ में पंगत में भोजन करते हैं। 25% से भी कम वहाँ जट सिख है, लेकिन पूरी राजनीति पर कब्जा अगर रहा है तो जट सिख का रहा है। 32% यानी पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा एससी समाज के लोग यानी दलित समाज के लोग हैं तो वो पंजाब में है। लेकिन देखिए त्रासदी ये है कि जिस नेता कांसीराम जी ने जो बीएसपी पार्टी बनाई, वो भी वहाँ पर एससी समाज के लोगों को पंजाब में एकजुट नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने अपना बेस बदला। उन्हें लगा यहाँ तो रहकर राजनीति करना एक तरीके से पत्थर पे दूब उगाने जैसा है, तो उन्होंने अपना सेंटर बदला। वो चले गए यूपी और यूपी में जाकर उनकी बीएसपी की पार्टी जो 4 बार सत्ता में रही, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो यही करिश्मा पंजाब में नहीं कर पाए, जबकि वहाँ 32% दलित हैं। कांग्रेस ने एक कोशिश की थी चरणजीत सिंह चन्नी को एक तरीके से मुख्यमंत्री बनाकर ये कार्ड खेलने की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले मुख्यमंत्री होते थे और उनको हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, लेकिन कांग्रेस का ये एससी कार्ड चला नहीं। बीजेपी की कोशिश है कि वहाँ एक सामाजिक समीकरण बिठाए जिसमें जट सिख, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद रूरल पॉकेट में भी देखें तो बीजेपी की पहुंच नहीं है। बीजेपी फोकस्ड शहरी इलाकों में, हिंदू में। अब देखिए कि 25% जट सिख हैं, 22% अगर मान लीजिए, तो 70% और 75% की आबादी जो है गैर जट सिखों की है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखें तो 13 मुख्यमंत्री हुए पंजाब में, लेकिन 11 जट सिख बिरादरी के हुए। सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह जो कि एक ओबीसी कैटेगरी के थे वो जट सिख नहीं हुए, और जैसा मैं कह रहा था चरणजीत सिंह चन्नी का। यानी बहुत कुछ बदला पंजाब में, लेकिन राजनीति पर पकड़ जट सिख की है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को बनाया गया। और एक कोशिश ये की जा रही है कि जट सिख भी उनके साथ रहें, उनके साथ ओबीसी समुदाय के लोग रहें, दलित समुदाय के लोग रहें, और शहरी आबादी का जो हिंदू है जो उनके साथ पहले से बना हुआ है वो उनके साथ रहे। और इसीलिए अगर आप देखें तो बीजेपी का पूरा गेम प्लान ये है कि एक बड़ा मुद्दा पकड़ा जाए, जो नशे के खिलाफ अमित शाह ने ये वादा किया है और दावा किया है कि बारिश यानी मानसून के बाद वो लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों में यात्रा करेंगे। एक उसे जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की इस तरह की सरकार नहीं होती है तो वहाँ एक मुद्दा पकड़ा जाता है, उस मुद्दे के आसपास एक रणनीति, एक आंदोलन, एक टॉपअप किया जाता है। नहीं, सरकार के खिलाफ एक तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नशे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक सोचा गया है, एक प्लान सोचा गया है। 22 फरवरी 2016 को याद करिए,
दलितों का दिल जीतने के लिए वाराणसी के गोवर्धनपुर स्थित गुरु रविदास मंदिर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पहुंचे थे, क्योंकि यहां दलितों के दो कैटेगरी हैं, रामदसिया और रविदसिया। इन दोनों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी एक तरीके से और बीजेपी भी डोरे डाल रही है। पूरा का पूरा लबोलबाब ये है, बीजेपी का जो गेम प्लान ये है कि वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर और ये बताने और समझाने के लिए, पंजाब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है चुनाव में कि भाई इनको भी देख लिया, आम आदमी पार्टी कैसे सरकार में आई। अब तक तो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में मामला होता था, अकाली दल के साथ बीजेपी होती थी। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ मुद्दों को पकड़ा और पंजाब की जनता को ये समझाया कि आपने इन दोनों को तो वोट देकर देख लिया, इस बार कम से कम हमें आजमाइए। इस बार यही वाला प्लान बीजेपी का है कि आपने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, जिससे कहा जा रहा है कि भाई उस पर करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं, नशे के खिलाफ बहुत काम नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम की तरह वहाँ पे हैं। हालांकि निकाय चुनाव के नतीजों ने कुछ और ही बताया आज के दिन, पर बीजेपी की कोशिश कुल मिलाकर यही है कि ये माहौल बना करके कि कम से कम इस बार हमें आजमा लीजिए। इसी रणनीति के तहत बीजेपी जो है सामाजिक समीकरण के साथ इस मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के यहाँ जो बैठक हुई आज एआईसीसी हेडक्वार्टर में, उसमें कोशिश ये की जा रही है, कांग्रेस को लग रहा है, खासतौर से राहुल गांधी को, कि पिछली बार भी हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन पार्टी नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की वहाँ पर बैंड बज गई। इस बार सबको साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है, सामाजिक समीकरण वही बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है। एक बात कही जा रही है कि क्या अभी जिस तरीके से राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर प्रताप सिंह बाजवा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, क्या इसी जोड़ी के साथ चला जाए, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलेक्टिव लीडरशिप लेकर चली जाए, इस बात पर आने वाले दिनों में फैसला होना है। लेकिन सबको साथ बैठाकर और साथ लेकर चलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी की नाराजगी के खिलाफ कांग्रेस के लिए पंजाब में उम्मीदें हैं। सब कुछ दावे और बयानबाजी बीजेपी की एक तरफ है, पर बंगाल की तरह पंजाब में भी जीत को दोहरा पाना क्या बीजेपी के लिए संभव लग रहा है? आपको क्या लगता है कि पंजाब भी बंगाल की तरह बीजेपी के लिए लकी साबित हो सकता है? बीजेपी कितना कमाल कर पाएगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।